जब आप लोग एमक्यू में थे उस वक्त अभी आपने नाम लिया हमास सिद्दीकी, कहाँ है हमास सिद्दीकी? अभी तो मुझे नहीं पता कहाँ है। इसी दौरान बल्दिया फैक्ट्री का वाक़या हुआ, एमक्यूएम पे इल्ज़ाम लगा। लॉयर है पाकिस्तान में, उनका नाम है फैसल सिद्दीकी, एमक्यूएम के कारकुन तो नहीं है, बैरिस्टर है, इस मुल्क का नामवर आदमी है। उससे पूछें कि जो है वो बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी है, मालिकों की गलती से ये आग लगाई गई है, वो आपको बताएगा। मेरी बात ना माने। रात को तकरीर करवाते थे, हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते थे कि भाई पीपल्स पार्टी बहुत बुरी जमात है, और हम ही खड़े होकर जो है वो फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे होते थे उस रहमान वाले। सदर जरदारी से मुलाकात हुई आपकी? मुझे तो मैंने उनको बड़ा रिसेप्टिव पाया। समझते हैं सारी बातों को? समझते हैं तो फिर करते क्यों? मुझे इस वाली बात का मेरे पास जवाब नहीं है। छोटे सूबे बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए? पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर सूबे बनने चाहिए। IMF की पहली शर्त ये थी कि जनाब आपको लोन उस वक्त मिलेगा ज़राई टैक्स लगाएंगे। तो ऐलान किससे करवाया? IMF ने ये ऐलान जरदारी साहब से करवाया। एक एमक्यूएम वो थी जो कि बानी की क़यादत में आपने काम किया, एक एमक्यूएम आज है जो कि खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में आपको काम कर रहा है। किसकी क़यादत में थे? सुबह और शाम शराब पीकर नशे में धुत एक इंसान जो फैसले कर रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रही बात। और वो जो फिर वो जो एमक्यूएम उस वक्त से उसके बाद से गिरी है तो समझ नहीं पाई है। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया पॉडकास्ट में एक बार फिर आपको कराची से खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपका मेज़बान तलहा हाशमी। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनको कराची में सियासत, तरक्याती कामों और सियासी जुर्रत का एक इस्तारा समझा जाता है। कारकुन की हैसियत से अपना सफ़र शुरू किया, वज़ीर IT बने, फिर मेयर बने, और मेयर भी वो जो कि आलमी फ़हरिस्त में इनका शुमार किया गया। फिर उसके बाद पाकिस्तान छोड़ के चले गए, वापस आए, स्ट्रगल की और आज वफाकी वज़ीर हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल की। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा। वालेकुम जी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। एक कारकुन की हैसियत से अपना सफ़र शुरू किया, 90 गए, 90 ने आपको 2003 में वज़ीर IT बनाया, फिर 2005 में मेयर बने, उसके बाद तरक्की की मनाजिल तय करते गए और कराची में तरक्याती कामों के हवाले से आज भी आपको लोग याद करते हैं। कैसा फील करते हैं? थोड़ा अपने सफ़र के बारे में बताइएगा। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला का कि उसने मुझे सारे मौक़े दिए, और मैं इस बात पे भी शुक्रगुज़ार हूँ कि ये बहुत बड़े इम्तिहानात थे, चैलेंजेस थे, पैसा बहुत था, बहुत सारे पावर्स थे, बहुत सारी जो है वो आपके पास अथॉरिटीज़ थी, और जो आप ने अपनी बात में ही जिक्र किया, लोग इतने खारदार, कांटेदार, जिसे कहते हैं कि रस्तों से निकलकर अपने ऊपर कुछ न कुछ दाग लगवा लेते हैं। मैं उन खुश नसीबों में से हूँ कि रब ने मुझे इन तमाम खारदार झाड़ियों से रस्तों से निकाल कर आज अल्लाह का शुक्र है कि जब मैं आपके सामने बैठा हूँ तो MPA रब ने बनाया, वज़ीर रब ने बनाया, मेयर बनाया, सेनेटर बनाया, आज MNA हूँ, वज़ीर हूँ, वफाकी वज़ीर। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दुश्मन भी मुझ पर जो है वो मेरे किरदार पर, मेरी 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 ईमानदारी पर, मेरी इंटीग्रिटी पर वो क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो ये जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है उसके लिए यकीनन आपको अपने नफ्स को बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। इसके ऊपर मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ अल्लाह ताला का काम है। तो आपने अगर जैसे पूछा है कि मैं फील, जो मेरी फील हमेशा आती है ना, वो मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला के कि रब ने मुझे इन तमाम इम्तिहानात से गुजार कर भी उसने मुझे जो है वो सुरखुरू रखा है। मुझे किसी के सामने ऐसे कोई काम मुझसे गलती से भी अल्लाह ने नहीं करवाए जिसकी वजह से मुझे नज़रें झुकानी पड़े। ये बताएं कि आपने 25 साल से ज़्यादा का आपको अरसा सियासत में हो गया है। फैमिली के बारे में अपने थोड़ा सा बताएं। फैमिली को टाइम देते हैं? फैमिली इस टाइम को जितना भी टाइम देते हैं उसको कबूल कर लेती है? घर में भाभी, बच्चे, आप घर में भी मेयर रहे या घर में मेयर नहीं है? नहीं, घर में तो आप बिल्कुल मेयर नहीं रह सकते या वज़ीर नहीं रह सकते। तरह भाई ये जो मेरी पूरी जर्नी है और जिसका क्रेडिट जो है वो लोग जो भी मुझे देते हैं, इसमें मेरे घर वालों की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। मेरी वालदा की, वालिद साहब तो बहुत पहले उनकी डेथ हो गई थी। मेरी वालदा की, मैं जब मेयर था तो उनको कैंसर डायग्नोज हो गया उसी ज़माने में, और मेरी निज़ामत ख़त्म होने के अगले महीने उनकी जो है वो पता था कि उनकी ज़िंदगी नहीं रह गई है। मुझसे कभी उन्होंने डिमांड नहीं की कि बस अब सब चीज़ें छोड़ो और बैठो। मैं दिन और रात जो है वो शहर में मसरूफ़ होता था, और मुझे पता था कि जो मेरी वालदा, उनकी ज़िंदगी कम हो रही है हर दिन के गुजरने के साथ। तो इस सारे काम में जो मेरी बाहर की आउटकम है सारी, इसमें मेरे घर वालों का बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, और उन्होंने कभी मुझे डिस्टर्ब नहीं किया और कभी मुझे
मुझसे शिकवा नहीं किया, बल्कि जो चीज़ें मेरी जिम्मेदारी थी घर की उसको उन्होंने सेक्रीफाइस किया। उनकी भी इसके अंदर कुर्बानी शामिल है, जो कुछ भी मैं कर सका अपने टेन्योर में, मैं समझता हूँ उनका बड़ा हिस्सा है इसमें। कराची एट हो इंसान और फूडी ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कराची के कौन से ऐसे खाने हैं जो पसंद है, टाइम मिलता है खुद जाते हैं, फैमिली को लेके जाते हैं, कहाँ दोस्तों के साथ जाते हैं? फैमिली के साथ बिल्कुल जाना नहीं होता, बहुत ही शाद व नादिर जो है वो, अब तो बहुत ही अरसा दराज हो गया कि फैमिली के साथ जो है वो जाकर कहीं पर बहुत अरसा हो जाता है, यानी कि कई साल हो जाते हैं, 2-2 3-3 साल हो जाते हैं। तो बट हाँ, दोस्तों के साथ भी नहीं बैठना हुआ जिस ज़माने में थोड़ा टाइम होता था। अब भी अगर बैठ जाते हैं कभी कभार, लेकिन यस, कराची का हो क्या, वैसे ये ज़रूरी नहीं कि लोग तो खैर पंजाब के भी लोग बहुत खाने के शौकीन हैं, और खैबर पख्तूनख्वा के, बलूचिस्तान, हर जगह के। मेरी तो ट्रेडमार्क जो है जिसे कहते हैं अच्छी बिरयानी है, लेकिन जो वो यहाँ पर कराची, तो आपको पता है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, तो यहाँ पर हमारे पख्तूनों को जो खाने हैं तो कढ़ाई, तो अब तो बहुत सारी जो है वो चीज़ें आ गई हैं, नमकीन गोश्त, तो जो है वो रोश, तो जो है वो काबली पुलाव, ये सारे आइटम जो है ना। फिर बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स खुल गए यहाँ पे शहर में। फिर दुनिया में हमारी तो एक ही अय्याशी है दुनिया भर में, जहाँ जाते हैं रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, खाना ही जो है अच्छा खाना ढूंढ कर खाना, हमारी अब सबसे बड़ी अय्याशी यही है। तो ये किया जहाँ भी गए तो यस, अच्छा खाना जो है, अच्छी कुजीन जो है वो जहाँ भी मिल जाए तो मज़ा आता है यहाँ। अच्छा, ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि एक आम सा कराची का लड़का जिसको MQM ने एक प्लेटफॉर्म दिया, पहले उसको वज़ीर बनाया, फिर मेयर बनाया, क्या अगर आप MQM के प्लेटफॉर्म पे नहीं होते तो क्या आप वज़ीर या मेयर बन पाते थे? आई नेवर नो, मुझे नहीं पता इस वाली बात का। वज़ीर और मेयर तो लोग और भी प्लेटफॉर्मों से लोग बने हैं। मैं समझता हूँ कि यस, MQM ने मुझे ये मौका दिया, प्लेटफॉर्म दिया। अल्ताफ़ हुसैन उसके लीडर थे, उन्होंने मौका दिया, मैं तो उसमें बिल्कुल वो नहीं करूँगा। हमने भी उनको बहुत रिटर्न किया है, हमने उनको बहुत नेकनामी दी है, बहुत काम करके दिया है, और सारे अपने मौक़ों के बावजूद इस तरह लोगों की मिन्नतें करके, लोगों के काम करके किए कि जिससे जो लीडरशिप का, पार्टी का नाम ऊँचा जाए। तो लोगों ने अपनी जानें दी हैं, लोगों ने अपनी जो है वो पूरे घर तबाह बर्बाद कर दी। जो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना, मेरी थोड़ी सी जो है वो आपके सुनने वालों से गुजारिश ये है कि अगर पार्टी के पास इतनी ही इज़्ज़त का ख़जाना होता है, पेट्रोल पम्प, तो सब लोगों को इज़्ज़त बराबर की दे देते। पार्टी में कोई भी कम इज़्ज़तदार और ज़्यादा इज़्ज़तदार नहीं होता, और जो बांट रहा है पहले तो वो अपनी टंकी फुल कर लेता इज़्ज़त से, है वो कम से कम हमेशा इज़्ज़तदार रहता। तो पार्टी प्लेटफॉर्म देती है, इज़्ज़त नहीं दे सकती। आपका अपना काम, अपना किरदार, अपनी डिलीवरेंस, अपना DNA, ये आपकी नहीं, ये आपकी अपनी इज्जत का भी बाइस बनती है, और आप पार्टी को इज्जत दिलवाते हैं। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप बदकार हैं, आप 2 नंबर हैं, आपकी नजरें गलत हैं, आप जो है वो आप हराम कमा रहे हैं और पार्टी आपको इज्जतदार बना दे। ऐसा कोई चक्कर नहीं है। ये बताएं, एक MQM वो थी जो कि बानी की क़यादत में आपने काम किया, एक MQM आज है जो कि खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में आप लोग काम कर रहे हैं, किसकी क़यादत बेहतर थी? वो डेफिनेटली जो है वो जिस ज़माने में शुरू किया था काम, तो क़यादत तो उनकी बेहतर थी, लेकिन वो अपने ट्रैक से हट गए, वो रॉन्ग ट्रैक पे चले गए। वो कौम की फिर उसको बाद में फिक्र नहीं रह गई थी। और ये मैं बिल्कुल कोई मुखालफत में नहीं कह रहा, ऐसे बैठकर मैंने 5 साल उनके ऊपर काम किया है। जब हमारा लेवल अल्लाह ने ये कर दिया कि मेरे और उनके दरमियान कोई पर्दा नहीं रह गया, तो 5 साल जो है वो मैंने उनके ऊपर काम किया कि उनको ठीक करूं इस कौम के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने जाकर ऐसे पैर पकड़े हैं, तला साहब ऐसे बैठ के वो सोफे पे बैठे हैं, मैं उनके पैर पकड़े, मैं मेयर हूं, जब 2008 की बात कर रहा हूं, मैं मेयर हूं, और मैंने कहा भाई आपको अपनी हालत तब्दील करनी है। मैं उनको रिहैब सेंटर दाखिल करा के 48 दिनों तक, रिहैब सेंटर जहां पर डिटॉक्सिकेट करते हैं, नशावर लोगों का जहां पर इलाज होता है। किसी दुनिया को ये वाली बात नहीं पता थी, किसी को यहाँ के तुरम खानों को भी नहीं पता थी, और वहां के तुरम खानों को भी जो है वो 7-8 लोगों के अलावा जो है किसी को नहीं पता। तो ये हमने ये काम किया, तो डेफिनेटली उनकी, लेकिन वो अपने ट्रैक से हट गए। वो रात में कुछ कहते थे, सुबह कुछ कहते थे, रात में गालियां बकते थे, लोग मरते थे, चीजें।
आज की जो है वो लीडरशिप है, तो बिल्कुल डेफिनेटली उनमें इसमें फ़र्क है बहुत ज़्यादा। और अभी तो काम ही नहीं है, कोई ख़ास ऐसा कोई काम ही नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि कोई काम हो, क़यादत जो है वो हमें काम बताए और हम काम करें। आए दिन एमक्यूएम में इख्तलाफात की खबरें आती रहती हैं। कभी खबर आती है कि बैदराबाद मरकज़ पे 2 ग्रुप लड़ गए, किसी ने किसी को यरगमाल बना लिया, किसी ने किसी को यरगमाल बना लिया। अभी तक तो नहीं बनाया। 3-4 ग्रुप बातें चलती हैं, 3-4 एमक्यूएम में ग्रुप हैं। एक को आप और हनीफ भाई लीड करते हैं, एक को खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब लीड करते हैं, एक को डॉक्टर फारूक सत्तार लीड करते हैं। क्या हकीकत है इसमें? देखिए, अभी तक तो किसी को यरगमाल नहीं बनाया और कोई लड़ाई भी नहीं हुई है, तो लड़ाई हो नहीं सकती। कौन लड़ेगा? जो है वो लड़ाई तो होती है ना जब 2 आपस में लड़ाई वड़ाई नहीं होगी, और ना लड़ाई हुई है। यरगमाल वगैरह भी किसी को नहीं बनाया, ये सब जो है कहानियाँ हैं। और आपको पता है, मैं फिर जब कुछ होगी तो मैं बताऊंगा, अभी आपको इधर ही बैठ के कैमरे के आगे बताऊंगा। इख्तलाफात हैं, वो क्या हैं? सोच और काम करने के तरीक़ेकार पे इख्तलाफ है। हम जब आपस में बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, बैठते कम है। पहले तो इस वाली बात पे इख्तलाफ है कि बैठें ज़्यादा, बात करें, मशवरा करें, चीज़ें करें, चलाएं। इतने सारे चैलेंजेस हैं, एक तो ये इख्तलाफ है। दूसरा फिर ये कि जब बैठते हैं तो उस काम करने के लिए हमारे पास चैलेंजेस हैं। शहर जो है वो आज उसका हशर क्या है, क्या होना चाहिए, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, आके लोकल गवर्नमेंट्स आ रहे हैं, पार्टी के अंदर क्या होना चाहिए, सब चीज़ें, यूथ हैं और सारी चीज़ें। इस तरीक़ेकार पे, इस डिस्कशन पे, इन तमाम चीज़ों में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन काम के तरीक़ेकार पे। अदरवाइज़ इसके अलावा कोई और इख्तलाफ नहीं। अब डेफिनेटली अगर 4 लोग, अगर 11 लोगों में 11 लोगों की हमारी सेंट्रल कैबिनेट है, 11 लोगों की हमारी सेंट्रल कैबिनेट है, 11 लोगों की जो हमारी मरकज़ी सेंट्रल कैबिनेट है। अब वो आपस में जब काम के तरीक़ेकार पे हो सकता है 4 लोग कोई एक तरीक़ेकार पे बात कर रहा हूँ, दो लोग, तो पहले तो उस सेंट्रल कैबिनेट को बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए, बैठना चाहिए। तो वो कोई कई महीने हो जाते हैं। तो इस वाली बात पे यकीनन इख्तलाफ है कि बात पे इख्तलाफ से मुराद यानी कि ये राय है कि इतने सारे मसले मसाइल हैं और डिसीजंस होने हैं, तो आपस में बैठ के बात करेंगे तो डिसीजंस होंगे ना। इस वाली बात पे बिल्कुल इख्तलाफ है। अच्छा, थोड़ा पीछे चलते हैं। 2013 के आम इंतखाबात हुए, मई में 90 पे एक एपिसोड हुई। वहाँ पे जो एमक्यूएम के उस वक्त की क़यादत थी, इत्तलात ये आई कि उनको एमक्यूएम के कारकुनों ने घेरा, उनको वहाँ पे ज़दोकोब किया गया, उन पे वहाँ पे मुबैना तौर पे तशद्दुद किया गया, और फिर बहुत सारे लोग एमक्यूएम को छोड़ के चले गए। आप मई में नहीं गए, कुछ दिन बाद गए, आप सेनेटर थे उस वक्त। क्या हुआ था उस दिन रात में एमक्यूएम की 90 पर? मैं उस वो क्यों 11 मई वगैरह का कोई वाक़या, 11 या 13 मई का कोई वाक़या, 13 मई की रात इलेक्शन 2 से 2 दिन, आई थिंक 11 को इलेक्शन हुए शायद, या 8 इस तरह। मई में इलेक्शन हुए 2। मैं नहीं था 90 पे उस वक्त, मैं घर आया था उससे कुछ पहले। रात के 2-2:30 बजे का वाक़या है, तो मैं नहीं था 90 पे उस वक्त जिस वक्त ये वाक़या हुआ है। ज़दोकोब जो है वो फारूक सत्तार साहब को और वासे जलील को और कुछ और लोग होंगे, और वो अल्ताफ़ हुसैन साहब नशे में थे, जैसे जो वो रहते हैं। उस नशे में उन्होंने कुछ लोग बुलवाए बाहर से, और अपनी कहते हैं उस दिन जो कारकुन है उनको आम कारकुनों ने भी कभी नहीं देखा। वो हमें तो सारा फिर पता है क्या। और फिर उन्होंने वहाँ पे खास वो टारगेट किलिंग वाली कोई टीम, मुझे नहीं पता कि वो टारगेट किलिंग करवाते थे, उनसे क्या करवाते थे, बट एनीवेज वो उन्होंने बुलवाए, कुछ लोग बुलवाए। और क्या था मसला, हम कराची की सारी सीटें जीत चुके थे और एक क्लिफ्टन की सीट जो है वो हम हार रहे थे। अब अल्ताफ़ हुसैन साहब को ये एक्सेप्टेबल नहीं थी ये वाली बात, और उनको पता था कि उन्होंने पिछले 4-5 साल तक खराफात की हैं सियासत में। पीपल्स पार्टी से 2008 से 2013 5 दफ़ा हुकूमत से निकले और 5 दफ़ा हुकूमत से में शामिल हुए हैं। रात को तकरीर करवाते थे, हमसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते थे कि भाई पीपल्स पार्टी बहुत बुरी जमात है, और सुबह होते होने से पहले रहमान मलिक साहब की कॉल चली जाती थी महरूम की, और हम ही खड़े होकर जो है वो फूलों की पत्तियां निछावर कर रहे होते थे उस रहमान मलिक मरहूम साहब के पास। अब वो जानते हैं, और अल्ताफ़ हुसैन साहब जानते हैं, वो डायरेक्ट जाते थे उनके घरों पे, कूलर वूलर का तोहफा लेकर जाते थे उनके पास। तो एनीवेज, तो ये पता था अल्ताफ़ हुसैन साहब को कि ये सारा कुछ जो है ना वो गंद मचाई उन्होंने है, और जिसकी वजह से पहली दफ़ा 2013 के इलेक्शन में कराची के लोगों ने एक खामोश इंतकाम लिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इंतकाम लिया।
और फिर वो एक बहुत बड़ा वोट पीटीआई को पड़ा पहली दफा वो वोट, और वो बिल्कुल जेन्युइन वोट पड़ा पीटीआई को, जेन्युइन वोट, और एक सीट वो निकाले और बकिया जगहों से भी उनको जो है वो हजारों में वोट पड़े, ठीक है ना। तो अजीजाबाद वाली सीट पे भी बहुत सख्त कंटेस्ट हुआ। अजीजाबाद वाली सीट तो देखें हमेशा से सख्त होती है, हमेशा से टफ होती है, एक जमाने से कभी भी अजीजाबाद वाली सीट जो है वो बहुत वो नहीं रही। तो उसके बाद पीटीआई ने 2 जगहों पे पीटीआई की खवातीन बैठ गई मुजाहरा करने के लिए, एक जो है वो 3 तलवार पे और एक 5 स्टार चौरंगी पे। अल्ताफ साहब को ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। वो जो चाह रहे थे वो यहाँ के लोग वो करने के लिए तैयार नहीं थे और करना नहीं चाहते थे जो वो चाह रहे थे, ठीक है। क्या चाह रहे थे वो? छोड़ने इस वाली बात को, वो जो चाह रहे थे वो करने के लिए यहाँ पे हम यहाँ पे सिस्टम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें इतना शऊर होश आ चुका था कि वो नहीं, वो अब तो वो जो अपनी पुरानी वो जो अपनी एक लोगों के वोट उनके खिलाफ डालने की फ्रस्ट्रेशन, और एक जो है वो पीटीआई को जो वोट मिला उस 2013 में, और ये जो सारे हम ये समझा रहे हैं उनको दोनों कि भाई जश्न मनाओ यार, हम पहले से 2008 से भी 1 सीट या 2 सीटें हमारी बढ़ गई हैं, तो इसको जश्न में कन्वर्ट करो इस वाली बात को। लेकिन वो होश हो तो समझ में आए ना, सुबह और शाम शराब पीकर नशे में धुत एक इंसान जो है वो फैसले कर रहा है, उसको समझ ही नहीं आ रही बात। वो रोना गाना मचा रखा है, फोन पे गालम गलोज मचा रखी, वो करते 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 ये उनको अपनी जो है वो को भड़ास निकालनी होगी, तो वो उन्होंने कन्वर्ट कर दिया सारा के जो है वो लोगों के ऊपर, हमाद सिद्दीकी के ऊपर, उस वक्त की राब्ता कमेटी के ऊपर और केटीसी के ऊपर। अबे यार उन्होंने तो तुम्हें सीटें निकाल के दी हैं बेवकूफ़ आदमी। तो ये करके और बाहर से कोई लड़के वड़के बुलवाए और उन लड़कों से बदतमीजी करवाई पहली दफ़ा, लेकिन वो अल्ताफ हुसैन की आखिरी बदतमीजी होगी मेरा ख्याल है, ठीक है। वो शायद उनको ये था उनको ये घमंड कि वो जिसको चाहें जब चाहें जो चाहें करें, और फिर बाद में भाई भाई करके माफ़ी मांग के लोग आ जाते थे। उनको इस दफ़ा थोड़ा सा जो नया तजुर्बा हो गया ये वाला, और वो जो फिर वो जो एमक्यूएम उस वक्त से उसके बाद से गिरी है, संभल नहीं पाई, तो संभल नहीं पाई है, फिर संभल नहीं पाई है। तो मैं अगस्त में मैं चला गया हूँ 13-14 अगस्त की सुबह, और सितंबर अक्टूबर में अनीस कायम, उसी साल अक्टूबर में अनीस कायम खानी चले गए। वो दिन है और आज का दिन है कि जो है वो बस फरियादें करते रह गए सारे। तो उसके बाद ज़रा शायद पीटीआई की खातून रहनुमा उनका मर्डर हुआ, इल्ज़ाम लगा एमक्यूएम पे, एमक्यूएम हुआ, क्या वाकई एमक्यूएम बरी हुआ? लड़का तो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा वो अरेस्ट हुआ, फिर वो तो बरी हुआ, साबित नहीं हुआ ये तो मुझे नहीं पता इस वाली बात का। अदालतों के पास वो केस गया, लोग अरेस्ट हुए, लेकिन वो बरी हुए उस इसी दौरान बल्दिया फैक्ट्री का वाक़या हुआ, एमक्यूएम पे इल्ज़ाम लगा, जीआईटी ने उसको एमक्यूएम को इसका ज़िम्मेदार करार दिया, उसमें हमाद सिद्दीकी का नाम आया, उसमें और भी बहुत सारे रहनुमा जो कि इस वक्त भी हैं उनका भी नाम आया, तो क्या वो भी गलत है? बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है। वो तो इल्ज़ाम उसकी अगर आप जो है वो जीआईटी भी गलत थी, बिल्कुल गलत है। तीसरी जीआईटी है वो तीसरी जीआईटी है जो आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो आज तो एमक्यूएम नहीं है उस तरह मारने वाली एमक्यूएम, और कई सालों से नहीं है मारने वाली एमक्यूएम। तो शाहिद भाईला और राशिद भाईला, क्या नाम है दोनों भाइयों के नाम है, तो वो मुल्क में क्यों नहीं है, वो भागे हुए क्यों हैं? आज तो जो वो एमक्यूएम नहीं है ना मारने, आज आए ना कारोबार करें, एक जर्मनी में बैठा हुआ है और एक कनाडा में बैठा हुआ है, वो क्यों भागा हुआ है? और आपको पता है कि इस केस में 4 चौकीदारों को सजा हुई है, पख्तून है चारों, 4 चौकीदार, एक ही एंट्री है उस गेट की जिसपे वो बैठते थे, ऊपर कैमरा लगा हुआ है? और इन सारे ये बोले को और इनको सजा देने के साथ साथ आपने उन 4 चौकीदारों को भी सजा दी। क्यों? क्योंकि वही तो विटनेस है कि कोई अंदर गया नहीं गया। तो अगर आप उनको विटनेस से आप उनको कल्प्रिट में कन्वर्ट नहीं करते तो सजा ही नहीं बनती। न कैमरे में तस्वीर है, आज एक मोबाइल फोन छीनने की वीडियो दिखाते हैं, तला साहब आप नहीं दिखाते। तो इतने बड़ी फैक्ट्री में शाम के 5 बजे सारे लोगों के हाथ पैर बांध के कोई जलाने आए, 3500 आदमी था उसके अंदर, कोई वीडियो नहीं है उसकी, कोई तस्वीर नहीं है उसकी। कहते हैं उसको तल्फ कर दिया। किसने तल्फ किया? क्यों तल्फ किया? किसने तल्फ किया? नाम लो, किसने तल्फ किया? तो आपने क्या किया है कि चूंकि उसको उस वक्त के लोगों को सजा देनी थी, इतना बड़ा केस बना लिया था, एमक्यूएम का नाम बिकता है, आपने उनको भी जो है वो 25-25 साल की सजा दे दी उनके साथ, और बेचारे अंदर जेल में एक बड़े मियाँ की बेचारे की बाबा की डेथ भी हो गई उसके अंदर। ये बिल्कुल गलत 2 नंबर केस है।
कोई किसी को भी लाके मेरे सामने बिठाएं, भाई देखिए एमक्यूएम कितनी बुरी है ये हमसे ज्यादा कौन जानता है, बता तो रहे ना हमने बगावत नहीं की क्या, ये सिग्नेचर नहीं है एमक्यूएम। इसके अलावा कितनी फैक्ट्री में हाथ बांध करके लोगों को जो है वो एमक्यूएम ने जलाया हो, ये एमक्यूएम का काम नहीं है, एमक्यूएम का तरीकेकार नहीं है ये। हमने वहां पर रेस्क्यू का काम किया है, हमें क्या पता था एक दिन जो है वो मैं मेयर नहीं था उस समय, लेकिन वो फायर ब्रिगेड वगैरह सारे जाने वाले, हमने कहा भाई 25 लोग अंदर फंसे हुए हैं, हमें तो बस यार कोने की फैक्ट्री है, इसके गारमेंट की फैक्ट्री, लोग जब चोरी करते थे उस गारमेंट तो मालिक ने क्या किया, सारे शीशे उतरवा के खिड़की को नहीं शीट लोहे की शीटें लगवा के वेल्ड करवा दी। फिर ऊपर का जाने वाला दरवाजा उस पर इतना बड़ा ताला पड़ा हुआ है कि ऊपर से लोग जाकर उसकी छत से बाहर फेंक देते थे थैली और बाद में जाकर उठा देते थे गारमेंट, उसने ऊपर ताला लगा दिया। 180 लाशें जो है उस ताले के साथ ऊपर वाले फ्लोर पे मिली हैं। 280 लोगों के जो शहीद हो गए उसके अंदर जल के बेचारे, उनके जो लॉयर हैं पाकिस्तान में, उनका नाम है फैसल सिद्दीकी, एमक्यूएम के कारकुन तो नहीं है। आप उनकी किताब पढ़िए, उन्होंने किताब लिखी है इंटरनेशनल राइटर्स के साथ मिलकर, उसमें पूरा चैप्टर है बल्दिया फैक्ट्री के ऊपर, जो कि आज फैसल सिद्दीकी बहुत बड़ा बैरिस्टर है इस मुल्क का, नामवर आदमी है, उससे पूछें कि जो है वो बल्दिया फैक्ट्री में आग लगी है एक्सीडेंट से, मालिकों की गलती से, ये आग लगाई गई है, वो आपको बताएगा, मेरी बात ना माने, वो आपको बताएगा। बिल्कुल फ्रॉड केस है ये, बिल्कुल गलत केस है ये, क्योंकि उस वक्त की एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन करना था, चीजें करनी थी गलत। इससे क्या होता है कि आप कुछ सही भी बात करते हैं कल को तो वो बात भी इसी तनाजुर में ली जाती सारी बात। तो वो उसमें एक उन्होंने नीचे फ्लोर, मैं चूंकि इसको फॉलो किया है, हमसे आप की तरह के लोग सवाल करते हैं, तो मैंने तो उसकी पूरी डिटेल मेरे पास है। उसने मालिकों ने एक वुडन फ्लोर डाला कर था बेसमेंट, उसमें आग लगी है, सारी चीजें। फिर मजे की बात है, जैसे मैंने आपको कहा कि भागे में, अभी तक भागे में, क्योंकि उन्होंने 2 नंबर गलत उस पर वो किया है। तीसरी बात यह है कि ये सारा निज़ाम, जैसे भत्ते वाली बात में कर रहा था, ये भत्ता एमक्यूएम के लिए लेना, उस वक्त लेना, इन दोनों भाइयों से क्या मसला था, उसके लिए फैक्ट्री को आग लगाने की जरूरत थी। वो 4 लड़के आते, उसको जो है मोटरसाइकिल पे बीच में बिठा के लेकर जाते, और वो जो है वो जितने पैसे मांगते देता, और जो है वो और लोग भी, मैं बता रहा हूं ना जो काम ये सिग्नेचर ही नहीं है, ये वाला सिग्नेचर कितनी फैक्ट्री में एमक्यूएम ने जो है वो आग लगाई है। तो ये 2013 का ऑपरेशन एमक्यूएम के खिलाफ करना था, आपके मुताबिक इल्जाम लगा दिया गया। 92 का ऑपरेशन करना था, जिनापुर का नक्शा बना दिया गया, तो हमेशा एमक्यूएम क्यों टारगेट पे रही? नहीं देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये बल्दिया फैक्ट्री को बेस बनाकर ऑपरेशन शुरू किया गया, मुझे नहीं लगता है इसको, वो एक वन ऑफ द एपिसोड था। तो फिर आप तो कह रहे हैं ना कि इसी पे ऑपरेशन शुरू किया? नहीं, मैं ऑपरेशन की बात नहीं कर रहा, मैं इल्जाम की बात कर रहा हूं। इल्जाम, आपको पता है ना कि मालिकान 6-6 महीने जेलों में बन रहे हैं, फिर जो उनको लाड़काना की अदालत से जाकर बेल दिलवाई गई, पता है आपको? यहाँ की अदालतें उनको बेल दिलवा देने के लिए तैयार नहीं थी। मैं उस वक्त कहीं और, तो वो खबर मैंने ब्रेक की थी, मुझे पता। लाड़काना की, यहाँ के बिजनेसमैन गए लाड़काना की अदालत से उसको जो है वो बेल, और उसके बाद से जो भागा हुआ है वो आज तक भागा हुआ है। तो मुझे कभी कभी जो है वो बहुत अफसोस है कि इसी तरह के कामों की वजह से हम सही जो जेन्युइन जो किसी की गलती है ना, उसके ऊपर भी पर्दा डाल देते हैं। वही एमक्यूएम क्या करती थी, और अगर ऐसा था तो हमने की ना बगावत, उस वाली एमक्यूएम से बगावत हमने की है ना। लेकिन मैं ही बैठकर कह रहा हूं यार नहीं, ये वाला काम एमक्यूएम ने नहीं किया, आ जाओ ना मुझसे बात करो ना, ये वाला काम एमक्यूएम ने नहीं किया, और कोई जो है वो नहीं कर सकता हमारे 4 सवालों को। भाई जो विक्टिम्स का लॉयर है फैसल सिद्दीकी, उसी ने किताब लिख दी कि ये काम एमक्यूएम, जो कि एमक्यूएम के मुखालिफिन में से हैं, अगर आप उनका बैकग्राउंड देखें तो। ठीक, जब आप लोग एमक्यूएम में थे उस वक्त अभी आपने नाम लिया हमास सिद्दीकी, कहाँ है हमास सिद्दीकी? हमास सिद्दीकी अल्लाह करे जहाँ हो, अच्छे हों, सही हों, अभी तो मुझे नहीं पता कहाँ है, लेकिन जब पता चलेगा तो जरूर बताएंगे आपको। मुख्तलिफ बातें चलती रहती हैं, अभी फिर बातें चली कि हमास सिद्दीकी वापस आ रहे हैं, इलेक्शन से कबल बातें चली थी हमास सिद्दीकी वापस आ रहे हैं, तो क्या वापस आ रहे हैं? कोई आपके साथ राब्ते में है? नहीं पता कि कौन ये बातें कर रहा है। हम तो बहुत सारी, जब से हम आए बातें, तो पता नहीं कितनी बातें, पता नहीं कौन आ रहा था, चला जा रहा था, हो रहा था, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। जब कोई ऐसी बात होगी तो हम डंकी की चोट पर बताएंगे आपको क्या हो रहा है। आप बाहर चले गए, वापस आए, मार्च 2016 में एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की धमाका कर दिया कराची की सियासत पे। 2.5-3 घंटे तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारे चैनल्स लाइव कट कर रहे हैं,
बानी एमकेएम का नाम इस तरह चलाना एक मुझे पता है कि मैं एक वर्किंग जर्नलिस्ट रहा हूँ, पिछले 2 दिहाइयों से ज़्यादा काम करते हुए हो गया है, बड़ा मुश्किल था। क्या करिश थी, क्या कोई पीछे था आपके अंदर, कोई गुस्सा था, किस कराची के लिए कुछ करने का जज्बा था? वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो क्या था? आपने खुद बताया कि आप 2 दहाइयों से ज़्यादा आपने इस काम में लगाया है, इस जर्नलिज्म में। तो ताला भाई, आपने कितने लोगों को किसी के कहने पे ये काम करते हुए देखा इस तरह से? ये कहने पे और करने पे कन्विक्शन के साथ। एमकेएम की तारीख में 2 लोगों ने अलहदगी की, आफाक अहमद, मुस्तफ़ा कमाल अनीस का फ़र्क है, डटे रहे। फ़र्क है। जिनका आप नाम ले रहे हैं वो ट्रक, उनके साथ जो है वो आर्मी के ट्रक आते थे, उस वक्त नहीं आते थे। जो है वो ये लोग वर्दियों में घूमते थे उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने, ये तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ट्रकों पे लेकर आए इनको तस्वीरों के साथ, छुपी हुई बात भी नहीं है। मुस्तफ़ा कमाल के साथ तो एक सिपाही भी नहीं आया, अनीस कायम खानी के साथ एक सिपाही भी नहीं आया, ठीक है। और हमने पहले दिन आकर जो है 19 लोग नहीं मारे, किसी यूनिट ऑफिस पर कब्जा नहीं किया, किसी सेक्टर ऑफिस पर कब्जा नहीं किया, किसी एमकेएम के कारकुन के घर पर कब्जा नहीं किया। हमने तो आकर अपनी जगह पे बैठकर खुद मरने के लिए आए, मारने के लिए नहीं आए, खुद मरने के लिए आए। लेकिन मरने से पहले आपने बोला क्या ताकत थी हमने दुनिया और ये सारे जहां के सारे खलफशार में हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि सबसे बड़ी ताकत मारने, मरने और जिसके पास जाकर खड़ा होना है एंड में मरने के बाद, वो अल्लाह की ताकत है। जिस दिन हमने उसको बड़ा माना है ना, सही मायनों में मानते तो थे, समझते नहीं थे, तो मेरे नज़दीक सारी दूसरी ताकतें कीड़े मकोड़ों से ज़्यादा उनकी औकात नहीं थी। बस ये ताकत थी। और हमें लगा कि चूंकि रब ने हमें यहां तक पहुंचाया है, मेरे सामने बड़े पर्दे को उठे हुए हैं, अगर इन बातों को आवाज लगाए बगैर हम मर गए अगर, तो हमें जो है वो रब के सामने हिसाब देना पड़ेगा। और हम आए और हमने बात कर ली। हम तो ये सोच के भी नहीं आए थे कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंप्लीट भी हो जाएगी या वो दिन भी गुजर जाएगा। उस वक्त सच बोलने की, इन बातों के करने की सबसे छोटी सजा इस शहर में मौत थी। आप इससे बेहतर कोई नहीं जानता। 9-0 खुला हुआ था। ये 51 लोगों ने उधर खड़े होकर रात में, उसी रात में सब लोगों ने मेरे खिलाफ, हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की ना। 51 इतना बड़ा आप मोन्टाज आज भी निकालें। 3 मार्च 2016 को जरा वो करें, आप गूगल करें तो 3 बजे मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है और जो वो रात 7, 8, 9 बजे, 11 बजे भाई की तरफ से 9-0 पे खड़े होके जो वो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अब तो सारे लोग हमारे साथ ही बैठे हुए, तो ये 50 लोगों से ज्यादा उन्होंने तकरीर की उधर वहां पे। और हमें कहा कि हम आईएसआई के एजेंट हैं, हम कौम के गद्दार हैं और हम जो है वो किसी के कहने पे और सो ऑन एंड सो फोर्थ। और जो कायद का गद्दार है बस वो मौत का हकदार है, ये सारे नारे लगाए हमारे लिए। तो ये हुआ सारा। अल्लाह का शुक्र है, हमें तो 1 सेकंड के लिए भी जो है वो कोई, तो आपके सवाल का जवाब है कि नहीं, कोई ताकत नहीं, दुनियावी कोई ताकत नहीं। हमने रब को बड़ा मानकर ये काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसी को बड़ा मानते हैं। क्या पीएसपी कामयाब हुई उसके बाद? अल्हम्दुलिल्लाह 2000%। आपको नहीं पता कि आप खुद कवर करते हैं, 20 से 22 लोग इस शहर में मरते थे रंग नस्ल जुबान की बुनियाद पर। आज एक आदमी भी नहीं मर रहा। रॉ का एपी सेंटर था ये शहर, रॉ का एपी सेंटर था। रोजाना मुहाजिर लड़का गिरफ्तार होता था, लापता होता था, मार दिया जाता था और वो भी मार रहा था, उससे कोई मरवा रहा था, वो भी ये काम कर रहा था। आज पीएसपी के आने के बाद 826 उर्दू बोलने वाले मुहाजिर माओं को उनके बच्चे, लापता बच्चे अल्लाह ने हमारे जरिए से वापस करवाए। आज कोई जेल नहीं जा रहा, जेल खाली हो गए। आज 15,000 लड़का अपने घरों पर नहीं सो सकता था, आज वो अपने घर पर सोता है, माँ बाप की खिदमत करता है, बच्चों की तालीम की फिक्र कर रहा है, अपनी नौकरी का बंदोबस्त कर रहा है। उसकी नई नस्ल जवान हो रही है। आज इस शहर में रंग नस्ल जुबान की बुनियाद पे इलाके नहीं बटे हुए। आज आप अलासिफ पे जाकर जो है वो अफगानी बोटी खा सकते हैं। आज जो है वो उनके चप्पल सीने वाले मोची को, रिक्शा चलाने वाले ड्राइवर को कोई जो है लियाकताबाद में जो है तंग नहीं कर रहा। ये पीएसपी का कारनामा है। ये अल्लाह ने ये काम हमसे लिया है। आप 35 सालों से शहर पे ऑपरेशन कर रहे थे, आप हथियारों से इस खराफात को खत्म नहीं कर सके। अल्लाह ने यह काम हमसे लिया, मुझसे अनीस कायम खानी ने। हमने लोगों के दिलों को अल्लाह ने आवाज लगवाई और दिलों को अल्लाह ताला ने फेरा। और आज जो शहर में कोई मरने के लिए तैयार नहीं, हथियार रखने लोगों ने रख दिए। और इस शहर में तो 100%
200% पीएसपी जो है वो अपने मकसद में कामयाब हो गई। पीएसपी को आपने रिफाई काम के लिए बनाया था या पॉलिटिकल पार्टी एज अ बनाया था? पीएसपी को हमने जो है पॉलिटिकल पार्टी रिफाई अगर पीएसपी पॉलिटिकल पार्टी बनी थी तो 2018 में एक भी सीट नहीं ले पाई, पीएसपी उसके बाद भी एक भी सीट नहीं ले पाई, मतलब सीटें जीतने के लिए आपको एमक्यूएम में शामिल होना पड़ा, तो इसका मतलब है पीएसपी तो कामयाब नहीं हो पाई। 2018 के इलेक्शन को अगर आप कहते हैं कि जो है वो शहर में आरटीएस सिस्टम को बंद करके ये शहर इस पूरे मुल्क में इलेक्शन के रिजल्ट निकाले गए, कोई छुपी हुई बात नहीं, पीएसपी सीटें जीत रही थी। और किस पीएसपी की आप बात कर रहे हैं? 2016 में जो पीएसपी बनी है और आप 2018 के इलेक्शन की बात करो और मैं जवाब दे रहा हूं, ये कोई इट्सेल्फ बहुत बड़ी बात नहीं है। उस शहर में जहां पर इख्तलाफ करने की सबसे छोटी सजा मौत होती थी, वहां पर मुझसे आप जो है वो इलेक्शन जीतने और तो इमेजिन करेंगे कितना बड़ा हमने माइलस्टोन तय किया होगा कि हम इलेक्शन को लड़ भी रहे थे और हम इलेक्शन जीते। मैं आपको आप ही के टीवी के मैं रिजल्ट दिखा दूं, 9:16 तक 3 सीटों के रिजल्ट है, तीनों में मैं जीत रहा था, तीनों में पीएसपी जीत रही है। 9:16 15 मिनट 16 मिनट एग्जैक्ट बता रहा हूं, 9:16 पे पूरे मुल्क में आरटीएस सिस्टम को बिठा दिया गया। गने तान कर जो वो पोलिंग एजेंट्स को कहा गया कि निकलो इधर से बाहर, जिसके सामने काउंटिंग हो रही थी। और काउंटिंग अब नहीं होगी, आरओ से जाके 2 दिन के बाद वारा वजीरिस्तान का रिजल्ट आ गया, कोहलू का रिजल्ट आ गया है, डेरा बुक्टी का रिजल्ट आ गया, 3 दिनों के बाद कराची का रिजल्ट आया है। उसी इलेक्शन में एमक्यूएम ने सीटें जीती तो थी, 4 सीटें जी है वो दी गई, पीएसपी ने एक भी सीट नहीं दी, एमक्यूएम ने 4 दी थी ना। तो पीएसपी जब एमक्यूएम के खिलाफ बात कर रही है, बानी एमक्यूएम को उसने अपने तई बिल्कुल एक्सपोज कर दिया, एमक्यूएम फिर भी 4 सीटें ले गई, पीएसपी एक भी सीट नहीं ले पाई, तो इसका मतलब है कि आपकी उस वक्त की कामयाबी तो नहीं थी, वो तो कामयाबी तो आपको एमक्यूएम में वापसी में मिली। आप उसको थोड़े से मैं अगर रिफ्रेश करूं आपके जुमले को कि एमक्यूएम को 4 सीटें जीती, 4 सीटें एमक्यूएम को दी गई और 14 सीटें जो है वो शहर से पीटीआई को दी गई, ठीक है। पीएसपी की सीटें पीएसपी को नहीं जीतने दिया गया, नहीं दी गई, क्यों वजह? अब वो ये तो उस वक्त के फैसला करने वालों से पूछी जाए वही वाली बात कि भाई हमें जो है वो आपने यही दिमागों का। अब देखें ये भाई हाँ, जी उस वक्त के फैसला साज वो पीएसपी जिसने आके एमक्यूएम और बानी एमक्यूएम के खिलाफ बगावत की, वो पीएसपी जिसने एमक्यूएम के नेटवर्क को अनार्थ किया, वो पीएसपी जिसकी बुनियाद रखी मुस्तफ़ा कमाल ने, वो मुस्तफ़ा कमाल जिसको एक पप्पी इधर और एक पप्पी इधर होती थी, उस मुस्तफ़ा कमाल ने ये सारी चीज़ें एक्सपोज की और उस वक्त के फैसला साज पीएसपी को एक भी सीट नहीं दे पाए। तो मतलब ये चीज समझ में ना आने वाली बात। कितनी जबरदस्त आपने इसकी आर्टिकुलेशन की है तला भाई, आई एम सो ग्लैड कि आप ये बात, आप यकीन करें जब आपके समझ में ये वाली बात नहीं आ रही तो जो ये जिसका आप ये कारनामा बता रहे हैं उसके ऊपर क्या गुजरी होगी, उसको कैसे ना समझ में आ रही होगी ये वाली बात। और ऐसा ही हुआ है कि हम भी ये भाई हमसे तो आपका दिमाग कितना बागी होता है, फिर आपका दिमाग कितना कि हम अपने बच्चों को ये बोलकर आ रहे हैं कि बेटा हमारे मरने के बाद रोना नहीं, हमारी मरने के बाद अच्छी जगह मुलाकात होगी। किसके लिए? इस मुल्क के लिए, रियासत के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। किससे लड़ने आ रहे हैं? रॉ से लड़ने आ रहे हैं और उनके साथ ये किया जा रहा है जो आप बता रहे हैं। तो हमारा दिमाग कितना खराब हुआ होगा, लेकिन उस दिमाग खराब होने के बावजूद भी हमने रेड लाइन क्रॉस नहीं की। उस वक्त की रियासत, उसके इदारों, उनके लोगों के लिए हमने एक लफ्ज जुमला अदा नहीं किया, जुमला अदा नहीं किया। कमरे में बैठकर गिले किए होंगे, करते हैं, किए थे आज तक, क्योंकि देखिए हमने एक चीज तय की है, ये मुल्क मेरे अकेले के बाप का नहीं है, मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूं इसका। अगर कोई इसको तबाह करना चाहता है सारी कोशिशों के बावजूद, तो मैं कौन होता हूं उसको रोकने वाला अकेले? मैं तो अपने हिस्से की कोशिश करके रब को जवाबदेह हूं। हमने अपनी जो भी हमारी बिसात है, हमने ये बिल्कुल आज जो शहर का असर है ना, इसी तरह की होशियारियों की वजह से आज इस शहर में 90% पानी लोग खरीद कर पी रहे हैं। आज इस शहर में कचरा उठ नहीं रहा। आज इस शहर दुनिया की 4 इंसानों के रहने की बदतरीन अनाउंस जगह है। तो अगर जो है वो हमारे साथ ये होशियारी नहीं होगी। यहीं पे आपको रोकता हूँ, मेयर कराची यहीं पे बैठे हुए थे, ये मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा ये दुनिया के बदतरीन शहरों की फहरिस्त में आ गया, पहले भी आया था अब भी आया। वो कहते हैं नहीं, आप मुझे सर्वे ला के दिखा दें। तो आप गूगल करें, वर्स्ट लिविंग सिटीज इन द वर्ल्ड डालें,
नहीं, वो तो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल एडुकेटेड है। मैं तो मेरा ये लेवल ही नहीं है कि मैं उनकी बातों के ऊपर जो कमेंट करूं या तस्करा करूं, चीज़ें करूं। वो आपको डिसाइड करना है और सुनने वालों को डिसाइड करना है। मैं तो आपसे मैं अपनी बात कर रहा हूं कि जो मैं समझता हूं, जो मैं इस शहर के बारे में, अपनी इसकी सियासत के बारे में, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, वो मैं आपके सामने बयान फरमा रहा हूँ। आम इंतखाबात से पहले और बल्दियाती इंतखाबात से चंद रोज़ कबल MQM का मर्जर होता है। उस MQM के मर्जर में जैसे ही मर्जर होता है तो MQM ये ऐलान करती है कि हम बल्दियाती इंतखाबात का बाइकआउट करेंगे। एक तो आप उस मर्जर को कैसे देखते हैं और उस बाइकआउट को कैसे देखेंगे? देखिए, मर्जर तो को मैं ऐसे देखता हूँ कि हम अपनी सारी 7-8 सालों में एक 2-3 बातें हो गई ना शहर में कि कुछ लोगों ने हमारी बात को बाय किया और हमारे साथ खड़े हो गए, और कुछ लोग जो है वो MQM के साथ रहे, और एक बहुत बीच का एक तबका था जो कि बिल्कुल कंफ्यूज हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो या तो ना तो MQM ख़त्म हुई पूरी और ना PSP ख़त्म हुई पूरी, तो वो जो शहर की जो स्ट्रेंथ थी वो स्प्लिट हो गई उधर इधर। उसका फ़ायदा डेफिनेटली उन फोर्सेस को हो रहा था कि जो कि हम समझते हैं कि शहर के खैरख्वाह नहीं हो सकते, नहीं हैं, ठीक है। तो फिर हमने अपनी कोई अना मेरे अंदर नहीं है, ना मेरी कोई ईगो है। हमने अपने आप को फ्लैक्स किया, 2-2 कदम पीछे हटे, और हमने इस मर्जर के, जो कि बहुत हमेशा से इस मर्जर का आइडिया सालों से, आपको पता है कि बीच के लोग इसको चला करने की कोशिश करते रहे, उस वक्त ये सारी चीज़ें पॉप आउट हुई और हमने इस मर्जर को एक्सेप्ट किया, और हमने जाकर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के अंडर में काम करने को जो है वो अनकंडीशनल जाकर हम तैयार हो गए। जिस के लोग हमारे इस स्प्लिट की वजह से लोग कंफ्यूज थे, आधे लोग हमारे साथ, आधे उधर, और इस शहर का फिर नुकसान हो रहा था। तो हमने ये मर्जर किया, उसको मैं इस मर्जर को इस नियत से। अगली बात आपने की कि हमने बॉयकॉट कर दिया उसका। हमें तो 3 दिन हुए थे, MQM वॉज नॉट प्रिपेयर्ड, क्योंकि हमारा तो उसमें हमने तो अपनी सीटें जो PSP के लोग खड़े किए थे बिठा दिए सारे। लेकिन उसकी भी एक रीज़न थी कि 3 दिन पहले वज़ीर आला ने कहा था कि भाई हम ये इलेक्शन नहीं कराएंगे, मैं अपने ऊपर कॉन्टेम्प्ट ले लूँगा अगर इलेक्शन कमीशन से ये आया भी, क्योंकि हमारी उस वक्त हल्का बंदियों के हवाले से पीपल्स पार्टी से मुझसे मर्जर से पहले से मीटिंग चल रही थी। मर्जर शुरू जब हो गए तो फिर हम भी उस मीटिंग में शामिल हो गए कि यहाँ पर कोई, हमारा ये कहना था कि 72 यूनियन काउंसिल्स कम कर दी गई हैं आबादी को देखते हुए। पीपल्स पार्टी ने 53 यूनियन काउंसिल्स मान ली, एक्सेप्ट कर ली। 53 यूनियन काउंसिल्स पे पूरा एक शहर बनता है, तो 53 यूनियन काउंसिल्स जो है वो ऐड होनी थी। हमारा ये मौक़िफ़ था कि भाई ये 53 यूनियन काउंसिल ऐड कर दें और फिर इलेक्शन करा दें, लेकिन नहीं मानी गई ये वाली बात। अगर हम वो इलेक्शन लड़ते तो वो फिर 53 यूनियन काउंसिल कभी भी ऐड नहीं होती। तो हमारे इलेक्शन ना लड़ने की वजह से वो 53 यूनियन काउंसिल ऐड हुई। अब जब शहर में नई हल्का बंदियां होंगी तो 260 पे नहीं बल्कि 200-300 समथिंग पे जाकर कोई 4 या 5 यूनियन काउंसिल आज हैं ऑफिशियली लीगल पेपर पे, उसके बाद जाकर हल्का बंदियां होंगी। तो ये वजह थी MQM के इलेक्शन ना लड़ने की। उसके बाद आम इंतखाबात होते हैं। आम इंतखाबात में MQM शहर से 15 सीटें जीत जाती हैं, सूबाई असम्बली की 25 सीटें जीत जाती हैं, हैदराबाद की सीटें ले जाती है। तो ऐसी क्या जादू की छड़ी थी इस MQM के पास कि वो PTI का वोट बैंक जो कि 14 सीटें पिछली दफ़ा ले गया था, PTI बिल्कुल वाइप आउट हो गई। देखिए, PTI में फॉर्म 45 था, फॉर्म 47 था। देखिए, जो लोग आज असेंबली में PTI के भी लोग बैठे हुए, वो भी तो फॉर्म 45-47 पे ही आए ना। फॉर्म 45-47 के अलावा कोई असेंबली में जा कैसे सकता है? आप मेंबर ही नहीं बन सकते। तो ये तो मुझे समझ नहीं आई, मुझसे कभी सामने किसी ने ये वाली बात की नहीं। तो सारे मेंबरान के पास फॉर्म 45 और 47 ना हो तो आप तो किसी जगह से इलेक्शन, आप तो असेंबली में पहुंच ही नहीं सकते। वो तो कहते हैं फॉर्म 45 पे हम जीते हुए थे, फॉर्म 47 जीतने का किसी और को दिया गया। अच्छा, इसका फोरम क्या है तला भाई, इस वाली बात को डिसाइड करने का? टॉक शो या पॉडकास्ट नहीं, इसका फोरम यह है कि भाई टर्मिनल्स बना दिए गए, आपको मौका दिया गया, आप जाकर पेश हों, वो अपने फॉर्म 45 दिखाएं और प्रूफ करें और लोगों को जो है फारिग करें। एक सीट पे भी नहीं करवा सकी, सबको सारे टर्मिनल्स चले हैं। ये सारे जो है वो आपको बताने के बजाय, सोशल मीडिया पे बताने के बजाय, वो जाके प्रूफ वहाँ पे दिखाएं, हमें फारिग कराएं। ऐसा PTI नहीं कर सकी क्योंकि उनके पास सबूत व शवाहिद, बात करना बहुत आसान है,
ये नहीं है। प्रोपेगेंडा तो आपको पता है, यहाँ पे जो मुसलमान को काफिर कर दो, काफिर को मुसलमान कर दो, तो हो जाता है यहाँ पे सारा। आप जो ज़्यादा मैं ये नहीं कहता, देखें मैं ये नहीं कहता कि इलेक्शन ये बड़े आइडियल हुए 2016 पाकिस्तान में। 2024 के इलेक्शन वैसे ही हुए जैसे पाकिस्तान में इलेक्शन होते थे, जैसे 2018 के हुए, जैसे 2013 के हुए, जैसे 2008 के हुए। पाकिस्तान में इलेक्शन की तारीख के मुताबिक इलेक्शन होगा, पाकिस्तान की तारीख के मुताबिक इलेक्शन। ये इलेक्शन कोई मुनफरिद नहीं हुए, ठीक है। अच्छा, मुनफरिद करवाएं ना आप, मुनफरिद ये करवाएं कि आप इलेक्शन, आप ये मुनफरिद कौन करवा सकता है? ये जो असेंबली में पार्टियां बैठी हुई हैं, आज ऐसे लेजिस्लेशन करवाएं ना कि कल को कोई उस इलेक्शन को जेरीमैंडरिंग ना कर सके। इलेक्शन रिफॉर्म जैसे करें जैसे भी कोई जेरीमैंडरिंग ना कर सकें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो भाई 2028 के इलेक्शन की कोई गारंटी नहीं है, उसके बाद 2000 जो है वो 32 और 35 की भी इलेक्शन की कोई गारंटी, 34 की भी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि आप जो आपको कहा, आप ऐसी आप सब लोग कह रहे हैं ना, आए ना भाई पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी करें कि दुनिया में, भाई इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं, दुनिया भर में इलेक्शन हो रहे, आए सब मिलकर ऐसी कानून साजी करें कि किसी को जेरीमैंडरिंग करने की जरूरत ही ना पड़े, कर ही ना सके। ठीक नहीं कर रहे काम। ठीक, MQM कराची का मैंडेट ले गई, हैदराबाद का मैंडेट ले गई। कराची के अवाम किसके पास जाए अपने मसाइल के हल के लिए? किससे पूछे, क्या करें? सिटी गवर्नमेंट से पूछे और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से पूछे, क्योंकि मेरे पास आज ना सिटी गवर्नमेंट है MQM के पास और ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट 17 सालों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, और लोकल गवर्नमेंट 3 साल ये मेयर साहब के और 2 साल उससे पहले वो एडमिनिस्ट्रेटर रहे इस शहर के, अनइलेक्टेड। तो 5 सालों से ऑफिशियली और 17 सालों से ऑफिशियली ये शहर जो है वो सूबाई हुकूमत के पास है और लोकल गवर्नमेंट के पास है। तो उन जो लोगों के मसाइल हैं, पानी, सेवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीज़ें, हेल्थ, एजुकेशन, ये सब चीज़ें पर्टेन करती हैं लोकल गवर्नमेंट से और फेडरल गवर्नमेंट से। मैं अभी सिर्फ आपको कानून, मैं यही नहीं कह रहा कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या, ये अलग बात है। मैं अपनी, तो एक तो उनसे पर्टेन करता है, उनको उनसे पूछना चाहिए, उनको जजा सजा पे उनको जो है वो उनको अकाउंटेबल करना चाहिए। अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारी सियासत बंद हो। 17 साल अगर किसी के पास हो और 18वीं तरमीम के बाद वाली प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, जिसके पास पैसे से जैसे बरस रहे हो, जिसके ऊपर पैसे इनकी खर्च करना चाहते हैं वो खर्च, उसके बाद अगर किसी की सियासत रह जाए तो मैं समझता हूं कि समथिंग इज रॉन्ग। अगर 17 साल जो है वो हमें मिल जाए ना, हमें 5 साल मिल जाए सिंध में और इतना पैसा मिल जाए, मैं पार्टियों को, अल्लाह माफ करे, बड़े बोल से तौबा, मैं उनका इलेक्शन, उनके अपने घर में इलेक्शन जीतना मुश्किल कर दूं, इतने काम करूं। तो जिस पार्टी के पास 17 सालों से इख्तिदार है वो इतने काम करती है कराची में कि हमारी सियासत, हमारे घर के बच्चे हमारे वोट नहीं देते। आज जो वो लोग हमें इस वाली बात पे बुरा भला कहते हैं कि तुम इनके खिलाफ खड़े क्यों नहीं हो रहे हो, तुम इन्हें बुरा भला क्यों नहीं कह रहे हो, तुम इनके खिलाफ जो रोडों पर क्यों नहीं निकल, इस वाली बात पे। तो अगर इन्होंने अच्छा किया होता तो लोगों की फीलिंग होती, इन्होंने अच्छा नहीं किया। ठीक, इन्होंने अच्छा नहीं किया। आपने कराची के मसाइल की बात करते हैं, इस वक्त कराची के 3 सबसे बड़े मसाइल क्या हैं? देखें, यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी बात जो है वो, जो इसको पैसा मिलना चाहिए वो पैसे इसको नहीं मिल रहे। जो सबसे बड़ा मसला है कि 18वीं तरमीम में जो डिवोल्यूशन ऑफ पावर हुई है वफाक से सूबों को, वो सूबे के वज़ीर आला हाउस में आकर पार्क हो गई है। वो सूबे से डिस्ट्रिक्ट को नहीं गए, उस डिस्ट्रिक्ट से तालुके को नहीं गए, तालुके से यूनियन काउंसिल को नहीं गए। तो सबसे बड़ा मसला यहां है। फिर 1999 तक ऑक्ट्राय, मुल्क में ऑक्ट्राय कलेक्ट किया जाता था, जो कि सिटी का टैक्स होता था, उसी सिटी का टैक्स होता था। पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी मिलकर उस वक्त के शहबाज नवाज शरीफ साहब को कहा कि भाई ये चुंगियों पे पैसे लेने के बजाय सेल्स टैक्स में हमारे 2.5% ऐड कर दें। मान ली गई बात, ये 2.5% ऐड और ये 2.5% सीधे सीधे जिस डिस्ट्रिक्ट के पैसे उनको ट्रांसफर हो जाए कर, शुरू हो गई बात। वो ले लिए जाते थे, शहर को दे दिए जाते थे। 2006 में एक नया कानून आया मुशर्रफ साहब के जमाने में, जिसमें कहा गया कि टोटल जीएसटी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 1/6 जो है वो डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफर कर दिया जाएगा सारा। वो पैसे मिलते थे। ये जो 7वीं एनएफसी अवार्ड भी 7वां हुआ है और डिवोल्यूशन ऑफ पावर या 18वीं तरमीम भी आई है, उसमें क्या किया गया कि वो जो पैसा सिटीज डिस्ट्रिक्ट को डायरेक्ट मिलते थे वो डिविजिबल पूल में डालकर सूबों के हवाले कर दिए गए। अब वो पैसा सूबे का वजीर आला देता ही नहीं है। अगर वो पैसा उसी 1/6 ऑफ जीडीपी मिलता तो आज 192 बिलियन कराची को मिलते। फिर आप एनएफसी अवार्ड लेते हैं और पीएफसी अवार्ड नहीं देते, नेशनल फाइनेंस कमीशन से पैसे लेते हैं वफाक से,
इस साल 2400 अरब रुपए मिले हैं सिंध को। अब 2400 अरब रुपए को खर्च करने का जिम्मेदार एक इंसान है जो कि वजीर आला है। अब वो किसी एक डिस्ट्रिक्ट को उठा के 2400 अरब रुपए दे दे और किसी को 1 रुपए ना दे, उसका कोई मैकेनिज्म नहीं है। वो मैकेनिज्म क्या होना चाहिए? पीएफसी, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होना चाहिए कि जिस तरह आप आबादी के तनासुब से, रेवेन्यू के तनासुब से, पॉवर्टी के तनासुब से आप एनएफसी अवार्ड लेते हैं, आप उसी तनासुब से पीएफसी अवार्ड दें। तो सबसे पहला मसला तो ये है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि शहर में आपने K4 का मंसूबा कंप्लीट नहीं किया। देखिए मसाइल तो मैं आपको चंद, K4 का मंसूबा कंप्लीट जो है वो 260 मिलियन गैलन पानी मेरे जमाने का शुरू किया है, आज 20 साल हो गए, आप इसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे। इसको जल्द से जल्द कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन K4 का पानी कराची तक आएगा। कराची के डिस्ट्रिक्ट टाउनों में, डिफरेंट टाउनों में जाने के लिए आपको ऑगमेंटेशन करनी है, मेन ट्रंक लाइनें डालनी है। वो ट्रंक लाइन सिंध हुकूमत ने डालनी है, वो डाल नहीं रहे। तो K4 का मंसूबा कंप्लीट भी हो जाएगा तो पानी जो है वो शहर वालों तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि आपने मेन ट्रंक्स नहीं जा। भाई मेरे दौरान जब मैं K3 मैंने कंप्लीट मैं कर रहा था तो साथ ही मैंने बल्दिया को नॉर्दर्न बाईपास से पानी की लाइन 6 मिलियन गैलन पानी, 60 लाख गैलन पानी मैंने बाबा आइलैंड, भीट आइलैंड, स्वालियाबाद, शम्सपीर को समुद्र में पानी की लाइन डाल के दी। मैंने क्लिफ्टन को डायरेक्ट पानी की लाइन दी, मैंने महमूदाबाद को पानी की लाइन दी, मैंने मुझसे अल्लाह ताला ने जो है वो औरंगी को डायरेक्ट जर्मन स्कूल पे जाकर पानी की लाइन। ये वो पानी की लाइनें आपने मेन ट्रंक, आपको उस वक्त शहर खोदना पड़ा था। आपको आज भी आपको शहर खोद कर, खुदाई हुआ है, खैर शहर तो तबाह बर्बादी है, आपको ये मेन ट्रंक्स की लाइनें डालनी, ये दूसरा मसला है। और तीसरी जो है वो जो यहाँ पर जो इश्यूज हैं वो बात है वो सारी कि हमारे पास ये जो पीएफसी अवार्ड है, ये पीएफसी अवार्ड प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का जो ये अवार्ड है, ये अवार्ड जो है वो डिस्ट्रिक्ट्स को शुरू कर, ये आप अगर 3 पूछते हैं तो मैं ये 3 बातों के ऊपर ये वाली बात करता हूँ। और इसके अलावा तो खैर मसाइल और बहुत ज़्यादा हैं, अगर हमारे पास तो पूरी इसकी डिटेल है। लेकिन ये 2-3 पैसा मिलना शुरू हो जाए और ये यूनिटी ऑफ कमांड आ जाए कि ये मेयर जो हो वो इस पूरे शहर का जो म्यूनिसिपल हेड हो और उसकी अकाउंटेबिलिटी हो, और डेफिनेटली अपनी आप लीकेजेस को कम करें, करप्शन कम हो, परसेंटेज कम हो ना हो, और जो वो डकैती ना हो रही हो, छोटी मोटी चोरी तो चल जाती है। तो मैं समझता हूँ आज भी शहर दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। मुस्तफ़ा कमाल ने इस शहर को आज से कई साल पहले पावरफुल मेयर रहे हैं। क्या यहाँ के नालों की कैपेसिटी 40 mm बारिश के पानी को ले जाने की है? क्या बरसाती नाले जो इस शहर में मौजूद हैं, जो गोरे के दौर से बने हुए, शायद हम वो दोबारा बना भी ना सकें? कितना पानी ये शहर बारिश का उठा सकता है? वज़ीर आला कहते हैं कि अगर 100 mm करना है या ज़्यादा करना है तो पूरे शहर को खोदना पड़ेगा। तो क्या उनकी बात में कोई हकीकत है? देखिए 2 बातें। अगर एक शॉर्ट स्पैन में, देखिए मैं सियासत नहीं करना चाहता, मैं फैक्ट्स जो मुझे अल्लाह ने नॉलेज दी है, तजुर्बा दिया है, मैं उसके जरिए वो आपके और आपके सुनने वालों के सामने रखना चाहता हूँ। किसी भी शहर या मुल्क में अगर एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बहुत हैवी बारिश हो जाए तो वहाँ पर पानी थोड़ी देर के लिए खड़ा होगा, ठीक है। पानी जो है वो चूँकि आजकल एब्रप्ट किस्म की एबनॉर्मल बारिशें हो रही है ना, तो अगर आप वही स्पैन बड़ा हो जाए पानी बारिश होने का, कि जितनी बारिश 1 घंटे में हुई है अगर वो 7 घंटों में हो तो उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा। लेकिन जो है 7 घंटों की बारिश अगर आधे घंटे में हो रही है तो वो क्वांटम जो है ना ज़्यादा, तो वो दुनिया का आजकल ये जो आउटबर्स्ट है सारा, इस पर तो दुनिया के बड़े शहरों में भी पानी खड़ा हो जाता है और चीज़ें होती हैं इसके। लेकिन जो करने वाले काम थे जो कि नहीं हो रहे हुए शहर में बारिशों के, अब तो सब सीज़न आ जाता है। हमारे ज़माने में हम 4 महीने पहले से डिसिल्टिंग का काम शुरू, बारिश के पानी को निकालने के लिए बारिश के बाद नहीं होता काम, वो 4 महीने पहले होता है। आप नालों की डिसिल्टिंग करते हैं, उसकी मिट्टी निकालते हैं ताकि उसमें जगह क्रिएट हो। फिर जब दिन करीब आ जाते हैं तो मैनुअली आप ये जो मलेरिया कुली कहते थे हम इनको इन खाकरुबों को मैनुअली उतार कर एक कैशपेट निकालकर उसमें से थैलियां निकालनी पड़ती हैं। एक प्लास्टिक की थैली किसी पूरे एक इलाके को डुबोने के लिए काफी है। अगर एक कैशपेट पे वो आया है ना वो फारे का सर, तो बाकायदा उसको मैनुअली हम निकलवाते थे, फिर उसकी सुपरविजन होती थी। फिर जब ये मसाइल आते थे, जहां जहां पे आपको याद हो मेरे जमाने में 2006 में बाथ आइलैंड डूब गया था पूरा 48 मिनट, ये तो कुछ भी नहीं, ट्रक पे जाता था मैं बैठ के, मेरी गाड़ी नहीं जा पाती थी वहां पे, तो गाड़ी तक जाता था फिर उसके बाद ट्रक पे। लेकिन जब 48 दिनों के बाद वहां से पानी निकला है ना,
हम वहाँ से नहीं निकले वहाँ से। फिर मैंने कहा मेक श्योर करो कि यहाँ से अब अगले साल पानी जमा। हमने पूरे बाथ आइलैंड के ऊपर स्टॉर्म वाटर ड्रेन बिछाया, क्लिफ्टन अंडरपास को हमने कनेक्ट करवाया, जो ब्लॉकेज थे वहां से चीजें हटाई। आज यही बारिश होती है बाथ आइलैंड, वरना लोग माइग्रेट कर गए थे उस जमाने में। मुझे लोग अपने फ्लैटों के अंदर, लोगों के घरों के अंदर पानी चला गया था, लोग माइग्रेट कर गए थे। बाथ आइलैंड ऐसे प्याली की तरह है, बिल्कुल ऐसे सब सारे तरफ का पानी। हमने आज वो एंजॉय करते हैं। एक दफा जहां प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई फिर हम निकलते नहीं थे, फिर हम उसको कॉन्क्रीटली उसको रिजॉल्व करते थे। आज की अनफॉर्चुनेटली एडमिनिस्ट्रेशन में ये चीज जो है वो नहीं देखी। जिस लोकल गवर्नमेंट के पास प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी उसी पार्टी की हो और कराची जो है उसका ये असर हो, ये सूट नहीं करती बात। तो यकीनन बहुत सारे लूप होल्स हैं, लेकिन मैं इसको बिल्कुल कहता हूं कि बारिश अगर जब होगी बहुत तेज, उसका क्वांटम ज्यादा होगा शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में, तो पानी खड़ा होगा। लेकिन फिर एडमिनिस्ट्रेशन नजर अगर आती है तो लोग फिर उसको एक्नॉलेज करते हैं। अच्छा, ये मुझे बताएं कि आपने थैलियों की बात की, यहाँ पे तो पीपल्स पार्टी इल्ज़ाम लगाती है कि जो बोरे पत्थरों के और वो भर के डाल दिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आजकल तो हर चीज़ की वीडियो बन जाती है ना, वो बोरे निकालते हुए वीडियो बनाए ना, वो निकाले ना सारी चीज़ें। नहीं, ऐसा नहीं है, ये ज़माना गुजर गया। ये कोई अफगानी साहब के ज़माने, अब्दुल सत्तार अफगानी साहब के ज़माने में ये चीज़ें हुआ करती होंगी। उसके बाद फिर जो है वो फारूक सत्तार साहब का ज़माना आया, ये वो। अब ये चीज़ें नहीं होती, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि बोरियां लगाए। कोई नहीं चाहता अपने इलाकों को डुबोए, बोरियां लगाएगा तो किसके पास इतना टाइम है। और आज के सोशल मीडिया के दौर में ये चीज़ें कहाँ हो सकती हैं। नहीं, आपका ख्याल है पूरे शहर जो डूबा है वो बोरियां लगाने से डूबा, तो कोई बोरी निकाल के दिखाते भाई ये हाँ बोरी लगी हुई। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात। पीपल्स पार्टी की इतनी आपने जो लूप होल से सारी चीज़ें बता दी, आप क्रेडिट लेते हैं कि आपने कराची की आबादी बढ़वाई सेंसस में, आप क्रेडिट लेते हैं कि आपने और भी काम किया। पीपल्स पार्टी कहती है कि जब मसूमा कमाल भी थे असम्बली में, इनके वफाकी वज़ीर भी थे, तो जब यहाँ पे K4 के लिए सिर्फ 4 अरब रुपए रखे जा रहे थे तो MQM को शर्म तो आई होगी। तो क्या वाकई उनकी बात में कोई दम है? और ये भी कहते हैं कि सेंसस को तो जो कराची की आबादी बढ़ी है वो तो सीएम ने करवाया, MQM का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। नहीं, सीएम ने तो जो है वो 1,30,00,000 पे इस शहर के सेंसस को बंद करवा दिया था। और ये मैं नहीं कह रहा, रिकॉर्ड पे है, डेट खत्म हो गई थी। इस शहर के सेंसस को, सूबे के सिंध के सेंसस को बंद करवाया सीएम साहब ने। तो जहाँ पर जो है वो आबादी नहीं है वहाँ पर इतनी बड़ी तेज़ी से उन्होंने जो है वो अपने उस गैजेट में आबादी बढ़वाई है कि वहाँ पे फिर ये करना पड़ा कि भाई 1 साल में हर 4 महीने के बाद बच्चों की वलादत हो तो इतनी आबादी बढ़ेगी। तो इस पे ना जाएं, मेरे पास सारा रिकॉर्ड है। नहीं, हमने 5 दफ़ा डेट एक्सटेंड करवाई है। सेंसस की डेट खत्म होने के बाद हमने 5 दफ़ा डेट एक्सटेंड कराई है। जो आबादी सीएम साहब ने कराची की, और अभी भी कंप्लीट आबादी नहीं है, तो हमने बात मान ली, चलो 1,30,00,000 पर लॉक कर दी थी, उसको हम 2,03,00,000 पे लेकर आए। 73 लाख लोगों का इजाफा डेट खत्म होने के बाद। वो भी इस्लामाबाद से टीमें आई हैं, उतरी हैं, उन्होंने निजाम अपने हाथ में लिया है, जब जाकर ये हो पाया। तो ये है रिकॉर्ड, और इसको कहीं भी मैं पेपर्स के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ प्रूव करने के लिए तैयार हूं, आपके सामने बोल रहा हूं। दूसरी बात यह कि MQM को जो कह रहे हैं कि आप 4 अरब रुपए रखे हैं, अब वो क्या कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट वाले कि भाई हम 40 अरब रुपए दे देंगे, तो पानी अगर कराची तक भी आ जाएगा तो K4 कंप्लीट थोड़ी होगा। ये सिंध गवर्नमेंट को बोलो कि उसको जो 70 अरब रुपए जो है वो ऑगमेंटेशन, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि शहर में जो लाइनें डाली है वो तो डाले, हमारे पास कोई जवाब ही नहीं रह जाता फेडरल गवर्नमेंट को देने के लिए। तो सीएम साहब से आपने उनका नाम लेकर उनको मेरी बात ये बताइए कि मैं ये कह रहा हूं, मैंने ये जवाब दिया है कि हाँ, हमें तो खैर बहुत बुरा लगा इस वाली बात पे, हमने बहुत इस पे आर्गुमेंट किए, लेकिन हमारे पास हैं 22 सीटें। ये हुकूमत जो है, वो जो हुकूमत है, अगर आप प्रेशर की बात कर रहे हैं तो वो तो पीपल्स पार्टी के नंबर से चल रही है ना ये हुकूमत। पीपल्स पार्टी के पास 50 कितनी है, 40-45 सीटें ना। तो पीपल्स पार्टी अगर इस वाली बात पर अड़ जाती, भाई वो इस वाली बात पर अड़ गए कि नहरें नहीं निकलेंगी दरिया सिंध से, तो किया हुआ फैसला वापस लेना पड़ा, नहीं लेना पड़ा? हाँ भाई, चलो भाई, मुझे मेरी जो है वो मेरी रहनुमाई फरमाए। मेरी कितना बड़ा फैसला जिसके ऊपर आपने पूरा सिंध बंद कर दिया। तो आप अगर काम कराना चाहें तो यार आप कराची के लिए आप मुझे ताने दे रहे हैं, आप हमें ताने दे रहे हैं,
हमें अगर शर्म आप दिला रहे, मान लेते हैं आपकी बात, तो आपका चांद पे गए हुए थे, आप सिंध की तरह बंद कर देते पूरा सिंध, जिस तरह आपने जो नहरों के लिए बंद कर दिया। तो मजाल है कि जो वो 100 अरब रुपए नहीं रखते, लेकिन जो 100 अरब रुपए रखने वाले हैं वफाक वो कह रही है कि भाई हम रख देंगे, आप जब बोलेंगे रख देंगे, दे देंगे पैसे, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हम निकाल के दे देंगे। लेकिन जो उसके बाद भी कराची वालों को पानी थोड़ी मिल जाएगा। K4 कंप्लीट होने के बाद, K4 की कंप्लीशन में K4 किंजर लेक से 130 किलोमीटर कराची हब वाटर बोर्ड के हब रिजर्वायर तक पानी आएगा। वहां से आगे पानी जाने का निजाम ऑगमेंटेशन कहते हैं उसको, जिसमें अगर क्लिफ्टन में पानी जाना है, बल्दिया में पानी जाना है, औरंगी में पानी जाना है, लियारी में पानी जाना है, महमूदाबाद में पानी जाना है, फेडरल एरिया, नॉर्थ कराची, मलीर, उसके लिए आपको इंटरनल शहर में लाइन डालनी है। वो लाइन प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने डालनी है। 70 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। ओ भाई वो तो डालो, जब जाकर पानी पहुंचेगा। वो 2 साल का प्रोजेक्ट है वो, तो आप शुरू करेंगे तो 2 साल लगेंगे। तो जिन्होंने ये वाली बात की उनको मेरी ये वाली बात पहुंचाए। सदर जरदारी से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, सदर जरदारी साहब से आपकी मुलाकात हुई? हाँ, पहले यहाँ पर जो है हमारी यस, बहुत पहले इस वाली बात कुछ साल पर से पहले की बात है। कैसी मुलाकात रही, कैसा पाया? बड़ी जबरदस्त मुलाकात। कैसा पाया आपने? मैंने उनको बड़ा रिसेप्टिव पाया, समझते हैं सारी बातों। तो समझते हैं तो फिर करते क्यों नहीं है? मुझे इस वाली बात का मेरे पास जवाब नहीं है। इस वाली बात का मैं तो, हमारी बिलावल साहब से मुलाकात हुई इसके बाद, एक हमारा डेलीगेशन, मैं भी था उस डेलीगेशन, 3 लोग, और हम देखें, हम तो लड़ाई नहीं करना चाहते, हम तो दुश्मनी भी नहीं करना चाहते, हम तो पीपल्स पार्टी के मैंडेट को तस्लीम करते हैं और चाहते हैं कि वो भी हमारा हक तस्लीम करें। इस शहर के हक को हमें फतह करने के। पीपल्स पार्टी तो आपके मैंडेट को तस्लीम नहीं करती, वो तो कहती है फॉर्म 47 वाले हैं। वो हमारे सामने तो नहीं कहा उन्होंने, अकेले बैठकर तो लोग बादशाह को भी गाली बक देते हैं, बादशाहों को भी गाली बक देते हैं। बिलावल साहब ने कई बार तंजीम नहीं, हमें तो हमसे मिलना नहीं चाहिए था। फिर उन्हें हमसे तो मिले, वो ऑफिशियल मिले, जरदारी साहब मिले, ऑफिशियल मिले। देखें अभी इस बार ये तो बात अभी छोड़ ही देना कि कौन से वाले फॉर्म का है। इस वाली बात पे तभी बात ही ये बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। नंबर 1, नंबर 2 ये हमारा मैंडेट है, जैसे पाकिस्तान में इलेक्शन में वैसे इलेक्शन में, जैसे 2018 में हुए थे वैसे 2024 में, और आगे भी मुझे लगता है ऐसे ही होंगे इलेक्शन। जो हमारे सियासतदानों के नहीं, मैं तो जो हालात देख रहा हूँ, क्योंकि आपका निज़ाम आपने चेंज तो नहीं किया ना, आपने निज़ाम हर कोई सेटिंग बनाने के चक्कर में लगा हुआ है ना भाई। देखें पीटीआई को भी जो एतराज़ है वो एतराज़ इस वाली बात पे तो नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट क्यों, कह हमारे हक में क्यों इन्वॉल्व नहीं है। वो तो उनको अपने हक में इन्वॉल्वमेंट चाहिए। जो काम एस्टेब्लिशमेंट उनके लिए करे वो हलाल है, जो काम एस्टेब्लिशमेंट किसी और के लिए करे वो हराम है। तो हमारे यहाँ तो इस हराम हलाल का चक्कर है, ये मसला सारा। एनीवे, सही गलत की बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि आप जो ये फरमा रहे हैं इसकी, मैं ये कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें कि बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वो वज़ीर आज़म बनना है पाकिस्तान में। अब कभी हमारी, मुझे नियर फ्यूचर एज ए स्टूडेंट मैं कह रहा हूँ, वो टाइम नहीं आएगा कि जहाँ पर आप स्वीप करें पूरा पाकिस्तान और एक पार्टी हुकूमत बना ले। आपको छोटी छोटी पार्टियों की ज़रूरत पड़ेगी। 2-2 सीटों के लिए लोग जाकर तकरीरें करते हैं, चीज़ें करते हैं। हमारे पास 22 सीटों का मैंडेट है और ये बढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप इस 22 सीटों वाली पार्टी को जो ओपोजिशन में रखना चाहते हैं, दीवार से लगाना चाहते हैं, कौन सी अक्लमंदी है ये? जो लोग आपको देखें, पीपल्स पार्टी के जो लोकल लोग हैं ना, उनको तो जो है वो उन्होंने कभी ये मशवरा पार्टी को नहीं देना कि आप एमक्यूएम से हाथ मिलाएं, क्योंकि उनकी दुकान बंद होती है। कि अगर उनको तो एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की लड़ाई में ही अपनी सियासत चमकाना। अच्छा, वो ऐसा होता तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जीत जाती ना पीपल्स पार्टी। एमक्यूएम तो नहीं थी, एमक्यूएम तो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में नहीं थी। तो 53 सीटों में तीन सीटें जीते, 3 यूनियन काउंसिल जीते। हाँ, तो जीत जाते ना पूरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और पूरा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट, ये सब जीत जाते। तो ऐसा नहीं है। आज भी आपने या तो इतना अच्छा काम किया होता। तो हम तो हैं और इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो बड़ी पार्टीज हैं ना, उनको अपनी ज़्यादा दिलों को वुसअत दिखाने की ज़रूरत है। पेटी इशूज़ के अंदर अपना फ्यूचर ख़राब ना करें। छोटे सूबे बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए? एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो है वो हमने 1.5 साल पहले सुना। आज के मौजूदा फील्ड मार्शल साहब, उस वक्त के आर्मी चीफ, यहाँ आए थे कराची और उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी से खिताब किया था, जिसकी चीज़ें बाहर आईं और उसमें उन्होंने खुलकर अपने विजन का इज़हार किया और उसमें उन्होंने पाकिस्तान में इस बड़े सूबों को नॉन वायबल करार दिया और कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर पाकिस्तान में डिवोल्यूशन ऑफ पावर और सूबे बनने चाहिए। बिल्कुल मैं उनकी इस विजन की तायद करता हूँ। पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर सूबे बनने चाहिए और बिल्कुल बनने चाहिए, और लेकिन साथ साथ लोकल गवर्नमेंट को भी डिवॉल्व होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए।
ये छोटे सूबे बनने के लिए सूबाई असम्बली से 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी। पीपल्स पार्टी की मौजूदगी में क्या ये पॉसिबल है? नहीं, और अगर ये पॉसिबल नहीं है तो फिर छोटे सूबे बनने की क्या राह होगी? देखिए जो लोग जिनका ये विजन है उनके पास फिर उनको भी पता है कि पता होगी ना ये वाली बात कि भाई ये आगे के इम्पेडिमेंट्स हैं। मैं आपको इस सवाल के जवाब में मिसाल दूं। जब इस सियासत में बड़ा हो रहा था ना, तो हम जब सिंध में ज़रूरी टैक्स की बात करते थे ना कि एग्रीकल्चर पर भी टैक्स लगाया जाए, तो ऐसा लगता था कि देही इलाके के जो सियासतदान थे, ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी के लोग, ऐसा लगता था आपने कोई खुदा न खास्ता उनको कोई गाली बक दी तो इतने भड़क जाते थे, नाराज़ होते थे वो। हालात की सितम ज़रीफ़ी देखें कि ये तकरीबन 20 साल पहले की बात होगी। 20 साल के बाद, अब से 2 साल पहले, 2 साल पहले आपका हमारा मुल्क जो है वो माशी क्राइसिस में चला गया। आपको बैंक करप्सी से बचने के लिए IMF की जरूरत पड़ गई। IMF की पहली शर्त यह थी कि जनाब आपको लोन उस वक्त मिलेगा जब आप जो है वो मुल्क में ज़रूरी टैक्स लगाएंगे। तो ऐलान किससे करवाया? वजीर आजम से नहीं, ऐलान जरदारी साहब से करवाया। IMF ने ये ऐलान, वो लोग जो कि इस वाली बात को कई दिहाइयों से अपोज करते चले आ रहे थे, वक्त की सितम ज़रीफी की वजह से मजबूर होकर, हालात के ऊपर मजबूर होकर उनको ऐलान करना पड़ा। जरदारी साहब ने ऐलान किया सिंध में, आपको आप मेरे रिकॉर्ड पे लाना चाहिए, इस मुल्क में ज़रूरी टैक्स के निफाज का ऐलान जरदारी साहब से करवाया गया। जरदारी साहब ने किया और लोगों ने ये वाली बात मानी और ज़रूरी टैक्स लग गया। तो हालात और वाक़यात तब्दील होते रहते हैं। आज मुल्क के हालात और ऐसे ये मुल्क नहीं चल रहा, इस निज़ाम में नहीं चल रहा। तो जो लोग इसको अपोज कर रहे होंगे, अब हालात ऐसे हो गए कि वही सूबे बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। सूबे MQM की जो है अव्वलीन तरजीहात में से शुरू से कहते आ रहे हैं कि महाजर सूबा बने। अब एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर बातें आ गई हैं, तो MQM क्यों मुतहरिक नज़र नहीं आती है? तो ये MQM के जो है वो इंटरेस्ट की बात है, MQM को इस पर आगे होना चाहिए। कहीं नहीं है। देखिए आज का ज़माना चला गया कि आप झंडा लेकर जो है वो रोज़ाना जुमे की नमाज के बाद मुजाहरे करें, कुछ नहीं होता। वो मुजाहरे आपने जिसको दिखाने हैं, MQM उनके साथ बैठी हुई है, हुकूमत है। अब भाई वज़ीर आज़म को हुकूमत को दिखाने ना मुजाहरे करके आपको, वो बेचारे मुजाहरे वो करते हैं जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है। हम तो बात कर सकते हैं, अभी बात करते हैं। तो मुझे क्या जरूरत पड़ी लोगों को परेशान करने की? जहां पर हुकूक के लिए बात की जानी चाहिए होगी वहां कर रहे होंगे ना, बात कर रहे हैं बात। और ये बड़ी जबरदस्त बात है। सपोर्ट करती है? नहीं, मैं कौन हूं? मैं PTI से या पीपल्स पार्टी का जो है वो नुमाइंदा तो नहीं बैठा आपको। भाई मुझे आप MQM का समझते हैं ना, समझते हैं या नहीं समझते? तला क्या मैं MQM का हूं? नहीं हूं। नहीं, आप वफाकी वजीर हूं MQM का और MQM के सेंट्रल कैबिनेट का। भाई मैं इस वक्त तो हूं, इस वक्त जो है वो आपके पास जब बात कर रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं ना, मैं आपको जो कह रहा हूं कि भाई मैं MQM बात कर रही है आपके साथ कि MQM ही की, तो आपने खुद तो बताया कि MQM की उठाई हुई सारी बात है। आप उसको कोई भी नाम दे दें, आप उसको जनूबी सिंध और मशरक़ी सिंध और मगरबी सिंध और कुछ भी नाम दे दें, सिंधी का नाम रखें, लेकिन इस मुल्क में अब बात हमारी ख्वाहिश की नहीं रह गई, अब बात इस मुल्क की मजबूरी की रह गई है। अब मेरी ख्वाहिश की बात नहीं है। वो तो जब हमने उठाई होगी बात, तो हम भी उस वक्त भी मुल्क की जरूरत समझते थे, लेकिन हमें उसको क्लब ऐसे किया गया कि हमारी ख्वाहिश है। आज तो मुल्क की मजबूरी है। आज तो अगर अब नहीं चल रहा इस निजाम में एक आम आदमी को ग्रास रूट लेवल पे तो उसके फ्रूट मिल ही नहीं रहे, उसके लिए आपको ये वाला काम करना पड़ेगा। तो MQM इसलिए बहुत मैच्योरिटी के साथ इसको बिहेव कर रही है कि हम इसको जो है वो इशू नहीं बनाना चाहते, ये मुल्क की जरूरत है। अच्छा, वफाकी वज़ीर सेहत है, 18वीं तरमीम के बाद वफाकी वजारत सेहत में क्या वो जो क्रक्स है वो मौजूद है, वो पावर मौजूद है, वो पैसा मौजूद है? क्या आपको लगता है कि 18वीं तरमीम सही हुई है? और 18वीं तरमीम कंप्लीट नहीं हुई है। वफाक से डिस्ट्रिक्ट को, सूबों को आगे, सूबे से डिस्ट्रिक्ट्स को नहीं गई। दूसरी बात यह कि आपने वफाकी वज़ीर सेहत की हवाले से बात की कि हमारे पास से जो वो है इन्फोर्समेंट, जो हॉस्पिटल्स हैं वो सारे जो है वो सूबों को डिवॉल्व हो गए। हमारे पास रेगुलेशन रह गई है। ड्रैप हमारे पास है जो कि मेडिकल डिवाइसेस और मेडिसिन को रेगुलेट करता है। PMDC हमारे पास है जो कि मेडिकल कॉलेजेस को, डेंटल कॉलेजेस को रेगुलेट करता है, प्राइवेट पब्लिक बोथ। और नर्सिंग काउंसिल हमारे पास है, नर्सिंग को, तमाम मुल्क के नर्सिंग काउंसिल कॉलेजेस को रेगुलेट करता है, एंड सो ऑन एंड
सो फोर्थ। तो पॉलिसीज हमारे पास इस्लामाबाद और AJK और GB हमारे पास है हॉस्पिटल्स के हवाले से, लेकिन पूरे मुल्क का तकरीबन 99.9% जो सारा निज़ाम जो वो है वो डिवॉल्व हो गया, पैसा वहाँ चला जाता है सारा। तो रेगुलेशन हमारे पास है जिसमें हम फिर ये वर्टिकल जो प्रोग्राम्स हैं सारे, ये पोलियो, उसमें भी नीचे सूबाई हुकूमतें काम करती हैं, लेकिन हम उनको फैसिलिटेट करते हैं। पोलियो क्यों खत्म नहीं हो पा रहा? मिसकॉन्सेप्शंस हैं हमारे यहाँ, लोग रिफ्यूजल्स हैं बहुत सारे, उसको हम सही कर रहे हैं, उनको एड्रेस कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले महीनों में हमें अच्छी उम्मीद है कि उसका रिजल्ट आएगा इंशाअल्लाह ताला। कराची के हवाले से पॉजिटिव चीज़ देख रहे हैं आने वाले दिनों? इंशाअल्लाह ताला ये जो है वो अगर पॉजिटिव चीज़ मुझे उम्मीद नहीं होती तो मैं आपको यहाँ पे नज़र नहीं आता। मैं कराची के आने वाले दिनों, आइंदा आने वाले दिनों बहुत अच्छे दिन देख रहा हूँ, और कराची को जितना सफ़र करना था उसने कर लिया। अब कराची इंशाअल्लाह ताला जो है वो इस सफरिंग से बाहर निकलेगा, और कराची खड़ा होगा तो मुल्क खड़ा होगा इकोनॉमिकली। तो आपको अगर मुल्क को खड़ा करना है अपने पैरों पे, तो कराची को खड़ा किए बगैर, उसके जायज़ हुकूक दिए बगैर मुल्क नहीं खड़ा हो सकता, और ये सबकी अंडरस्टैंडिंग है। और इंशाअल्लाह ताला मैं आइंदा आने वाले दिनों और महीनों में अच्छे हालात देख रहा हूँ कराची। क्या कराची की पब्लिक ग्राउंड पे आपके साथ है? अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्हम्दुलिल्लाह है। और जब हमें उसे ज़्यादा वो एक्टिव देखेंगे हमें, तो मुझे लगता है कि जो लोग अभी जो है PTA के शहर कराची में तोड़ दिया गया? वो देखें, सारी चीज़ काम के ऊपर है। अब जो वो अब रेटोरिक्स के ऊपर जो है ना लोग बहुत ज़्यादा बिलीव करने वाले नहीं हैं, कॉन्क्रीट के ऊपर। हमारे साथ काम की लेगेसी है, लोग हमारे कामों को जानते हैं। गिवन अ चांस, हमें जब भी मौका मिला इस तमाम हालात के अंदर, हमें जब भी ड्राइविंग सीट मिली लोगों के लिए कुछ डिलीवर करने की, आप देखेंगे कि जो वो आपको शहर 6 महीनों में पलटा हुआ नजर आएगा। लेकिन लोग इस पे कैसे भरोसा करेंगे, क्योंकि लोगों ने तो आपको वोट दे दिया, आपको असेंबली में ले आए। हाँ। अब अगर आप हुकूमत का हिस्सा नहीं है तो लोग दोबारा आपको क्यों? नहीं, देखिए, लोकल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, और चीज़ें हैं, लोगों को सब पता है। लोगों को पता है कि हमारे कितने आज हम जिस जगह पे हैं उस जगह पे जंग लड़ रहे हैं। आपने कहा ना कि हम नजर नहीं आ रहे, तो हम तो भाई कैबिनेट में नजर आ रहे हैं, बात कर रहे होंगे, हम वज़ीर आज़म से मिलते हुए नजर आ रहे हैं, बात कर रहे होंगे हम, तो वो हमारा काम आज जो है वो जुमे की नमाज के बाद मुजाहरा करना नहीं है, ठीक है? वो मुजाहरा करके जिसको हमने दिखाना है, जो भी बात कर रही है उसको हम जो है वो 2 घंटे के अंदर मिल सकते हैं। तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है मुजाहरा करने की? तो फर्क है ना। तो जहां पे लोगों के हुकूक की बात करनी है, क्योंकि आज मेरे पास करने का इख्तियार नहीं है, बात करने का इख्तियार है। वकील में और एग्जीक्यूटर में फ़र्क है ना। आज मैं उनकी वकालत कर रहा हूँ, तो वकालत कर रहा हूँ ना आज, तो आज मेरे पास ये रोल लोगों ने दे रखा है। कल इंशाअल्लाह ताला जब दूसरा रोल होगा तो लोग एग्जीक्यूशन, जब गली कूचों के इख्तियारात मेरे पास, हमारे पास होंगे, तो इसको कर लेंगे, अल्लाह ने चाहा। 2003 से मुस्तफ़ा कमाल को ताकत मिली, और 2006 के बाद जब आपको निज़ामत मिली और आगे तक, उस वक्त का मुस्तफ़ा कमाल बड़ा ज़िद्दी, बड़ा अक्खड़, छोटी छोटी बातों में नाराज़ हो जाना, लोगों पे गुस्सा कर देना, उस वक्त के मुस्तफ़ा कमाल में और आज वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल में कोई फ़र्क देखते? वैसे ही है मुस्तफ़ा कमाल तो बहुत सारी चीज़ें लर्न की हैं, लेकिन जो वो मेरा DNA तो वही है। मैं उस वक्त भी जो वो गलत चीज़ों पे नाराज़ होता था, सही चीज़ों पे गले लगाता था। आज भी मेरा DNA वही है, मैं गलत चीज़ों पे जो वो नाराज़ होता हूँ और सही चीज़ों पे गले लगाता हूँ। और मैं समझता हूँ कि यही मेरा पूरा पैकेज है। अगर मैं इस DNA को ही जो है वो चेंज करूँगा तो मेरा तो पूरा सब कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा सारा। तो मैं तो वैसे ही हूँ। MQM में ही है और MQM ही आगे चलेगी? ये MQM हमारी है, MQM हमारी और हम ही MQM है। क्या आफाक अहमद और कुछ वो लोग जो आज तक इसका हिस्सा नहीं बन पाए, क्या उनको दावत देंगे, उनको साथ में? हमारे यहाँ इस तरह की कोई डिस्कशन नहीं। खालिद मकबूल साहब इस पर बेहतर रोशनी डाल पाएंगे, पार्टी के चेयरमैन है। तो सेंट्रल कैबिनेट का हिस्सा नहीं, लेकिन हमारी डिस्कशन में कोई नहीं आई। देखें, लीडर होता है ना जो वो उसकी सोच ही प्रेवेल करती है। मुझे नहीं पता उनकी सोच क्या है। अगर वो नहीं, उनकी सोच जब सेंट्रल कैबिनेट में आएगी तब मेरा काम शुरू होगा। तो अभी तो सेंट्रल कैबिनेट में आज तक इस तरह की डिस्कशन हुई नहीं। ये हमारे साथ मौजूद थे आज मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो कि साबिक मेयर कराची थे, जिनको आज भी कराची याद करता है। इनके दौर में बड़े तरक्याती काम हुए। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ को भी कराची एड्स कभी भूल नहीं सकते, क्योंकि उस दौर में जो कराची में तरक्याती काम हुआ वो आज तक लोग उसको याद रखते हैं। आज वफाकी वज़ीर सेहत हैं, इनका कहना यह है कि MQM सूबों पर आवाज़ उठाती रही है, आवाज़ उठाएगी। और 18वीं तरमीम में जो तमाम चीज़ें थीं, जो सूबों से वसाइल ज़िले को मुंतकिल होने थे, वो आज तक नहीं हो पाए। बिलावल साहब और जरदारी साहब अपना दिल बड़ा करें, साथ मिल के चलें। अगर बिलावल साहब को वज़ीर आज़म बनना है तो ज़ाहिर उनको MQM के वोटों की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आज का पॉडकास्ट था जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब ने हमने बातें की। नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम किसी अच्छे और इसी तरह की शख्सियत के साथ हाजिर होंगे जिसको आप लोग देखना और सुनना चाहिए।